तो एपिसोड 5 की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक बैंक से होती है जिसका नाम था न्यूयॉर्क म्यूचुअल बैंक, जहाँ पे बहुत सारे लोग सेंट पैट्रिक्स डे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक आयरिश फेस्टिवल है जिसे पूरे अमेरिका में भी मनाया जाता है। तभी हम देखते हैं मैथ्यू मर्डॉक को, जो कि अपने लॉ फर्म के लोन अपॉइंटमेंट के लिए आया होता है। तब उस वक्त बैंक में बैंक मैनेजर प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से असिस्टेंट बैंक मैनेजर यूसुफ खान मैथ्यू मर्डॉक को अटेंड करता है। अब जिन्होंने मिस मार्वल की टीवी सीरीज नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि यूसुफ खान ही वो शख्स है जो कि एमसीयू में मिस मार्वल के डैड हैं। और यहाँ पर यूसुफ खान का रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन एक्टर मोहन कपूर, जो कि मार्वल में अपनी एक्टिंग के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑफिशियल हिंदी आवाज भी रहे हैं। तभी यूसुफ पठान आईपीएल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तभी यूसुफ खान को उसकी बेटी कमाला का कॉल आता है। तब यूसुफ अपनी बेटी कमाला के बारे में मैथ्यू मर्डॉक को बताने लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सैन फ्रांसिस्को घूमने गई है। वो मैट के पूछने पर यह भी बताता है कि वो जर्सी सिटी से बिलोंग करता है, जहाँ पे जर्सी के खुद का सुपर हीरो है जिसे वो लोग मिस मार्वल कहते हैं। जिस पर मैट का कहना होता है कि उसने सुपर हीरो के बारे में कभी नहीं सुना। तब यूसुफ उसे मिस मार्वल का एक मिनिएचर दिखाता है। एनीवे, इसके बाद यूसुफ खान सीधे पॉइंट पे आता है और मैथ्यू मर्डॉक से कहता है कि आपकी लॉ फर्म बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और उसे वाकई में अपग्रेड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मगर आपके ऊपर पहले से ही कई लोन चल रहे हैं। इसके साथ ही आप ऐसे क्लाइंट्स के केसेस ले रहे हैं जो कि आपके फीस तक नहीं भर सकते। आप वाकई में एक बहुत ही अच्छे डिफेंस अटॉर्नी हैं, मगर आपका लॉ फर्म न्यूयॉर्क म्यूचुअल के लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, जिस वजह से हमारा बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। और यहीं पर हम यूसुफ की बेटी कमाला और यूसुफ की वाइफ की भी फोटो इस टेबल पे देख सकते हैं। जिसके बाद मैट उस बैंक से निकल के अपने लॉ फर्म की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमें लुका के बहुत सारे आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में बैठ के सीधे बैंक के सामने उतरते हैं। यहाँ पर उनका मेन प्लान होता है कि किसी तरीके से इस बैंक से 18 लाख डॉलर लूटना, ताकि उन पैसों का यूज करके लुका अपना फाइन दे सके। तो लुका के सारे आदमी बैंक के अंदर जाके बैंक लूटने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो बैंक के सीसीटीवी कैमरास को बंद करते हैं। इसके साथ ही वहाँ का नेटवर्क भी जाम कर देते हैं, जिस कारण से यूसुफ हेल्प के लिए कॉल नहीं कर पाता। इधर मैट फोन में बात करता हुआ सड़क से जा रहा होता है। तभी उसे अपनी स्पेशल हियरिंग की मदद से बैंक में किसी आदमी के चीखने की आवाज आती है। तो इतना सुनते ही मैट सीधे 911 को कॉल करता है और सीधे बैंक के अंदर चला जाता है। मैट के अंदर आने के बाद लुका के आदमी उसे भी बाकी लोगों के साथ बैठा देते हैं। तभी उन आदमियों में से एक आदमी कैप्चर हुए सारे लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चुपचाप बैठना होगा और अगर जिसे भी मरना है वो सामने आ जाए। जिस पर मैट उसे जवाब देता है कि अगर तुमने यहाँ पे किसी भी को मारा तो ये डकैती के केस से हट के सीधे मर्डर का केस बन जाएगा, जिस वजह से तुम सबको कम से कम 25 साल की सजा होगी। इतना सुनते ही उस आदमी का दिमाग सनक जाता है और वो अपने आदमियों से मैट को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग बैंक के मैनेजर के बारे में पूछने लग जाते हैं, मगर बैंक का मैनेजर वहाँ पे नहीं होता। और तभी वहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है, जो कि उस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद लुका के आदमी सीधे यूसुफ से पूछताछ करने लगते हैं कि इस बैंक का मैनेजर कहाँ है। जिस पर वो बताता है कि बैंक का मैनेजर आज किसी काम की वजह से बैंक लेट से आएगा। जिस पर उन लोगों का कहना होता है कि क्योंकि तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, इस वजह से इस बैंक का लॉकर अब तुम खोलोगे। तो उस समय यूसुफ काफी डरा हुआ होता है, जिस वजह से उन्हें वो हाँ कह देता है। जिस पर मैट यूसुफ का हालत देख के समझ जाता है कि सच में यूसुफ को उस लॉकर को खोलने का कोई आइडिया नहीं। अब क्योंकि उन आदमियों का प्लान था कि यूसुफ को नीचे ले जाके लॉकर खुलवाने का, तो मैट यूसुफ से कहता है कि उन आदमियों को आपको किसी तरीके से बहुत देर तक उलझाए रखना है। जिसके बाद वो आदमी नोटिस करते हैं कि वहाँ पे स्वॉट की भी टीम पहुंच चुकी है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो प्लान बी में शिफ्ट होंगे। जिसके बाद बाहर मौजूद पुलिस वालों में से डिटेक्टिव एंजी किम नेगोशिएटर के तौर पे काम करना शुरू करती है। जिस पर ऑफिसर रॉड्रिगेज बताता है कि अंदर 20 से भी ज्यादा सिविलियन मौजूद हैं। इसके साथ ही वहाँ के कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरीके से ठप हो गई है और तो और पुलिस ने इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी वहाँ पे मौजूद उन ऑफिसर में से एक ऑफिसर के पास कॉल आता है। जिसके बाद डिटेक्टिव किम अपने नेगोशिएशन के काम में लग जाती है। तो इनकी पहली डिमांड होती है कि इन्हें 3 आर्मर्ड एपीवीज चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर डिटेक्टिव किम का कहना होता है कि इन्हें भरोसा दिलाने के लिए पहले तुम्हें 2 आदमियों को छोड़ना होगा। तब वो आदमी वहाँ पे मौजूद मैट और एक लड़की को वहाँ से छोड़ने का फैसला करते हैं, मगर मैट उनसे कहता है कि उसके बदले उस लड़की के फियांसे को जाने दे। जिस पर शुरू में तो वो आदमी आनाकानी करते हैं, मगर एट द एंड वो मैट की बात को मान जाते हैं। इधर उन आदमियों में से एक आदमी यूसुफ खान को भी ले जाते हैं बैंक के लॉकर को खोलने के लिए। इधर बैंक में फंसे बहुत सारे आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि इन्हें इस बैंक में कुछ भी नहीं मिलने वाला, आखिरकार इस बैंक में केवल सेफ्टी डिपॉजिट ही रखे जाते हैं। तो इसे सुन के वहाँ पे मौजूद एक लड़की कहती है कि वो शायद यहाँ पे डायमंड के लिए आए होंगे। इसको बहुत पता है इनके प्लान के बारे में। तो इसके बाद मैट अपने काम में लग जाता है। वो उन आदमियों से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, जिस पर वो आदमी भी एक झटके में मान जाते हैं उसे वॉशरूम ले जाने के लिए। तभी मैट सही मौका देख के उस आदमी पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके साथ ही वो यूसुफ की आवाज भी सुन पा रहा था, जिसे बंदूक के सामने रख के उससे लॉकर खुलवाया जा रहा होता है। मगर वो आदमी समझ जाता है कि यूसुफ उसे घुमा रहा है और उसे असल में लॉकर का पिन नहीं पता। जिसके बाद वो गनमैन जैसे यूसुफ को मारने ही वाला होता है। इतने में मैट वहाँ पे पहुँच जाता है और उस आदमी को भी निपटा
हटा देता है। तो अब मैट को पता था कि अगर ये लोग खाली हाथ हॉल में जाएंगे तो वो आदमी वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मार देंगे, जिस वजह से अब इन्हें लॉकर को खोल के उसमें से पैसे निकालने थे। तब मैट अपनी सुपर हियरिंग की मदद से वो लॉकर खोलने के काम में लग जाता है और मैट को उस लॉकर को खोलने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही लॉकर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट लॉकर्स रखे होते हैं और जिसे खोलने के लिए एक तो ओनर और दूसरा बैंक मैनेजर के ई की जरूरत होती है। जिसके बाद मैट उस ढेर हुए आदमी की तलाशी लेता है, जिसके जेब से उन्हें एक चाबी तो मिल जाती है। जिसके बाद उस चाबी में लिखे हुए नंबर की मदद से एक लॉकर को खोल लेते हैं और उस लॉकर में इन्हें एक ज्वेलरी पाउच के अंदर एक रेयर डायमंड मिलता है। इधर इन आदमियों का लीडर डिटेक्टिव किम को उन आर्मर्ड गाड़ियों के लिए मात्र 30 मिनट का वक्त देता है। अगर वो 30 मिनट में ऐसा नहीं करती तो एक एक करके अंदर मौजूद लोगों की जान जाने वाली है। जिसे सुनकर अब स्वाट टीम ने अंदर जाने का फैसला कर लिया था और वो अब किसी भी वक्त बैंक के अंदर घुस सकते थे। तो ये सुपर मैट जैसे ही ऊपर आते हैं, वो उन आदमियों के लीडर से कहता है कि तुम्हें इन आदमियों को जल्द ही छोड़ना होगा। तुम जिस लेडी से बात कर रहे थे उससे तुम्हारी बात बहुत देर पहले हुई थी, जिस वजह से अब स्वाट टीम यहाँ पे किसी भी वक्त एंटर करती ही होगी। तो तुम्हें इन्हें छोड़कर अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। मैट आगे ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम सब यहाँ पे किसी को मारने नहीं आए हो, असल में यहाँ पे एक डायमंड लेने आए हो। इसके साथ ही वो उस डायमंड को पाउच में भरकर उस आदमी की तरफ तब फेंकता है जब स्वाट टीम ऑलमोस्ट एंटर करती है। जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ वाला सीन क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे आदमियों को पकड़ लिया जाता है। तो इस मौके को देख के उनका लीडर पुलिस वालों के गेटअप में आ जाता है और वहाँ से चुपचाप कल्टी मार लेता है। मगर कल्टी मारने से पहले वो उस डायमंड को इस मोहतरमा के हवाले कर देता है। तो ये थी असली इम्पोस्टर। लेकिन अपना मैट पहले से ही ये सारी चीजें सेंस कर लेता है और उस नकली पुलिस वाले के पीछे चला जाता है और उससे सामने होते ही उसकी कस के कुटाई करता है। इतना ही नहीं, फाइट के लास्ट में मैट उसके पैर में जंप करके उसके पैर को इस तरीके से तोड़ देता है जैसे हम पेड़ से सड़ी हुई टहनियां तोड़ा करते थे। तो जिसके बाद अगर इन मोहतरमा पे आए तो ये मोहतरमा जैसे ही अपना ज्वेलरी पाउच खोल के डायमंड को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि असल में उसमें डायमंड नहीं बल्कि यूसुफ खान वाली टॉफी थी। सारी उम्र में इंडिकेटिंग कि मैट ने वो डायमंड कभी उस आदमी को दी ही नहीं। जिसके बाद मैट एक बार फिर से यूसुफ से मिलने जाता है और यूसुफ उसे बताता है कि पुलिस ने उसे बताया कि डायमंड किसी के पास भी नहीं मिला। तो यूसुफ आगे कहता है कि अगर तुम एक बार फिर से अपनी लॉ फर्म के लिए लोन की बात करने आए हो तो हमारा बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। जवाब में मैट कहता है कि मैं तो बस आपका हाल चाल जानने आया था। इसके बाद यूसुफ अपने घर में डिनर के लिए मैट को इन्वाइट करता है, जिस पर मैट एक शर्त पे आने के लिए रेडी होता है जिसमें यूसुफ को पूरा का पूरा जर्सी मैट को घुमाना होगा। जिसके बाद मैट जाते जाते यूसुफ से कहता है कि चलिए आपके टेबल पे रखी एक कैंडी खा ही लेते हैं। और तब जाके यूसुफ की नजर उस कैंडी से भरे बोल में जाती है जहाँ पे वो डायमंड रखा होता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि डायमंड कभी बैंक से बाहर गया ही नहीं। और यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 6 की शुरुआत बीबी यूरिक की रिपोर्टिंग से होती है, जिसमें वो न्यूयॉर्क के लोगों से पूछ रही होती है न्यूयॉर्क सिटी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जिस पर ज्यादातर लोगों का आंसर होता है कि उन्हें पुलिस वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो इसके बाद हमें एक वर्कर को दिखाया जाता है जो कि एक्सीडेंटली अपना काम करते हुए किसी की लाश को ढूंढ लेता है और ये लाश ठीक उसी आदमी की होती है जिसे हमने म्यूज को ले जाते हुए देखा था। तो इसके बाद ये स्टोरी न्यूयॉर्क के किसी दूसरे सफाई वर्कर पे शिफ्ट होती है, जिसमें वो म्यूज के द्वारा बनाए हुए ग्राफिटी आर्ट को मिटाने का काम कर रहा होता है और इस ग्राफिटी में हम म्यूज का नाम लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर मैट पे आए तो वो फॉगी के लिए प्रेयर कर रहा होता है। तो इसके बाद ग्लेन उससे पूछती है कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि ग्लेन ने उसको कभी भी ऐसे प्रेयर करते हुए नहीं देखा था। इसके साथ ही ग्लेन उसे पिछले दिनों में हुई बैंक रॉबरी वाली घटना के बारे में भी पूछती है। जिसके बाद ग्लेन आगे मैट से कहती है कि उसके नए बुक का काम जल्द ही शुरू होने वाला है और इसी चक्कर में उसकी आज एडिटर से मीटिंग है। इसके साथ ही वो आगे कहती है कि उसका नया बुक का टॉपिक विजिलेंटीज में होने वाला है। तो जिस पर ग्लेन का मैट से कहना होता है कि तुम कई विजिलेंटीज के लिए केस लड़ चुके हो, तो क्या उनमें से किसी एक से तुम मेरी बात करवा सकते हो, जैसे कि फ्रैंक कैसल। इसके साथ ही वो डेयरडेविल का भी नाम लेती है और मैट से कहती है कि तुम तो उसे जानते ही हो, और जिसे सुन के मैट हंसने लग जाता है और वो एक बार फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में पनीसर से बात करनी है। दूसरी तरफ बात करें अगर विल्सन पेस की, तो शीला उसे दिन भर का शेड्यूल बता रही होती है। इसके साथ ही जैसे ही वो ऑफिस में जा रहा होता है तब शीला विल्सन को बताती है कि आपसे कोई बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आया है। तो विल्सन जैसे ही वहाँ पे लूका को देखता है उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं और वो पूरी तरीके से बौखला जाता है कि ये साला यहाँ क्या कर रहा है। जिसके बाद विल्सन उससे कहता है कि तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है, तुम्हें जो भी बकना है जल्दी बको। तो लूका एक के बाद एक विल्सन की बेइज्जती करते जा रहा था और इसको पता नहीं कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। विल्सन फिश कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में $18 लाख एक हफ्ते के अंदर विक्टर को देने होंगे। तो जिसके बाद लूका विल्सन को तमीज सिखाने लग जाता है और फिर क्या था, विल्सन फिश भी अपने कमीनेपंती पे उतर आता है और उससे कहता है कि अब तो 18 की जगह $28 लाख देगा, 18 लाख विक्टर के नुकसान का और 10 लाख मेरे
दहेज बेइज्जती का, जिसे सुनकर लूका का कहना होता है कि वो किसी भी आदमी की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इसके बाद वो मेयर के ऑफिस से निकल जाता है। भाई इस बंदे को कोई मारे या ना मारे, विल्सन जरूर मारेगा। तो इसके बाद न्यूयॉर्क सैनिटेशन डिपार्टमेंट से एक जॉनी नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि मेयर हाउस विल्सन फिश को एक जरूरी इंफॉर्मेशन देने आया होता है। तो वो विल्सन फिश से कहता है कि जो म्यूरल न्यूयॉर्क की सड़कों पे बना हुआ है वो असल में इंसानी खून और इपॉक्सी से मिलके बना है। तो इसे सुनकर विल्सन सीधे चीफ गैलो को बुलाता है। तो चीफ गैलो अपने इन्वेस्टिगेशन में पाते हैं कि म्यूज अपना म्यूरल बनाने के लिए पहले खून का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसमें इपॉक्सी लगा देता है ताकि उसका म्यूरल किसी भी तरीके से खराब ना हो। तो चीफ गैलो अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि टोटल सिटी में अब तक 12 म्यूरल मिले हैं, जिसमें से 18 लोगों के डीएनए पाए गए हैं और उन हर म्यूरल में से 5 अलग अलग डीएनए प्रोफाइल पाए गए हैं, जिसका मतलब 5 × 12 60 आदमियों के बराबर खून यूज किया गया है। चीफ आगे ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये म्यूरल्स उसके पुराने म्यूरल्स हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो नया म्यूरल बनाने के प्लानिंग में हो। जिसे सुन के फिश हंसने लगता है और वहाँ पे मौजूद सब लोगों से कहता है कि अगर इसके बारे में हम किसी भी आदमी को आगाह करेंगे तो वो पहले से ही चौकन्ना हो जाएगा, जिसके बाद उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद मैट और क्रिस्टीन एक दूसरे से केस के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हेक्टर की नीस एंजेला भी पहुँच जाती है। तो इसके बाद अकेले में एंजेला मैट से कहती है कि उसके अंकल हेक्टर किसी चीज के बारे में पता लगा रहे थे। वो मरने से पहले किसी केस को सॉल्व कर रहे थे, जो केस जुड़ा है सीधे न्यूयॉर्क के मिसिंग हो रहे बहुत सारे लोगों से। तो ये सुन के मैट एंजेला को समझाने लगता है कि तुम ऐसे मामलों में मत पड़ो वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिसे सुन के एंजेला कहती है कि आप मेरे थेरेपिस्ट बनने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे एंजेला कहना चाह रही थी कि उसके अंकल का मिशन किसी न किसी को तो कंप्लीट करना ही होगा। जाते जाते एंजेला मैट से कहती है कि वो सारी किडनैपिंग्स ओल्ड क्यू लाइन रेलवे ट्रैक के पास हुई थी। तो इसके बाद हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि क्लब से निकल के एक सुनसान रास्ते से होकर जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बंदा दीवार पे कुछ ग्रेविटी बना रहा है। तो वो दोनों उसके पास आके उससे पूछते हैं कि तुम कहीं म्यूज तो नहीं, और अगर म्यूज हो तो हम तुम्हारा फोटो लेना चाहते हैं। तो उसके बाद म्यूज जैसे ही घूम के उसकी तरफ मुंह करता है वो दोनों लड़कियां काफी डर जाती है। और इसके बाद क्या हुआ ये तो भाई आपको दिख ही रहा है। तो जिसके बाद हम विल्सन फिश को देखते हैं जो कि लूका वाली पूरी की पूरी बात वेनेसा को बता रहा होता है। वो कहता है कि लूका के विक्टर को पैसे देने का कोई इरादा नहीं। और यहीं पे विल्सन फिश एक लेजेंडरी डायलॉग मार देता है। वो कहता है कि इंसान की जरूरत पता करो, या तो वो चीज उसे दे दो या तो मत दो। दोनों ही केस में वो पूरी तरीके से गुलाम बन जाएंगे। तो जिसके बाद फिश और वेनेसा न्यूयॉर्क के बड़े बड़े लोगों को एक पार्टी में बुलाते हैं जहाँ पे वो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े कामों के लिए उनसे पैसे ले सके, स्पेशली न्यूयॉर्क के पोर्ट वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो इस पर वेनेसा का कहना होता है कि एज ए मेयर तुम पैसों के लिए उनके सामने हाथ फैलाकर उनकी हैसियतों को और बढ़ा रहे हो। तो उस पार्टी में आए ज्यादातर अमीरों का कहना होता है कि इस पोर्ट को बना के तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। इस पोर्ट से हमें कोई भी फायदा नहीं और यही रीजन है कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और इतना ही नहीं, उनमें से एक आदमी तो विल्सन को वार्निंग तक दे देता है। जिसके बाद उस पार्टी में मौजूद डैनियल म्यूज के नए कांड के बारे में विल्सन फिश को बताता है। तो म्यूज ने उन दोनों सेल्फी गर्ल्स को मार के उन्हीं के खून से वहाँ पे उनका फोटो बना दिया था। जिस पर विल्सन फिश के एक आदमी का कहना होता है कि सर ये तो पुलिस को ही ठेंगा दिखाया है। जवाब में विल्सन फिश कहता है कि हम इसका फायदा उठाएंगे। इधर लॉकअप में अकेले बैठे मैट के पास चेरी आके उसे ये सीरियल किलर वाली बात बताता है। जिस पर मैट चेरी से कहता है कि आखिरकार उसने कितने आदमियों की जान ली है। जिस पर चेरी कहता है कि उसके इन्फॉर्मर के अकॉर्डिंग उसने अब तक 60 लोगों की जान ली है। वो आगे ये भी बताता है कि उसके इन्फॉर्मर को एक आदमी पे शक है जो कि पूरे शहरों में ग्राफिटी बनाता है और साथ ही साथ उन ग्राफिटीज में अपना नाम म्यूज लिखता है। और इतना ही नहीं, वो इन ग्राफिटीज को बनाने में विक्टिम्स के ब्लड का यूज करता है। जिसके बाद मेयर ऑफिस में विल्सन फिश म्यूज के ऊपर गैलो से रिपोर्ट ले रहा होता है और यहाँ पर गैलो काफी ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा होता है अपना रिपोर्ट देने के लिए। तब विल्सन फिश एक टास्क फोर्स का जिक्र करता है और एक फाइल गैलो को सौंपता है जिसमें उन सारे पुलिस वालों के नाम थे जिसे विल्सन फिश ने खुद अपने इस टास्क फोर्स के लिए चुना होता है। विल्सन आगे इस टास्क फोर्स के बारे में कहता है कि इनके पास नॉर्मल पुलिस वालों से ज्यादा पावर्स होगा, साथ ही इनके ऊपर कोई बॉडी कैम नहीं लगा होगा, तो ये उन विजिलेंटीज को पकड़ने के लिए अपनी मनमानी तक कर सकते हैं और उन पर डायरेक्ट विल्सन फिश का कंट्रोल होगा, मतलब रियल लाइफ पुलिस वाले गुंडे। जिसके बाद उन सारे पुलिस वालों को एक जगह बुलाया जाता है। जिसके बाद विल्सन उन सबको मोटिवेट करता है, साथ ही सार्जेंट कोल्ड नॉर्थ का एग्जाम्पल देते हुए उन्हें पूरी तरीके से पंप अप कर देता है अपने आने वाले मिशन के लिए। जिस पर विल्सन फिश उन सारे लोगों का वेलकम करता है अपने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में। जिसके बाद विल्सन फिश बग को कह के उन सारे लोगों को आर्मर दिलवाता है और साथ ही उनसे कहता है कि म्यूज और दूसरे विजिलेंटीज नकाब पहनते हैं, तुम्हें सामने से अटैक करना होगा। जिसके बाद स्टोरी एंजेला पे शिफ्ट होती है जो कि उस किडनैपर को ढूंढने के लिए उन्हीं रेलवे ट्रैक्स वाले लोकेशन की तरफ निकल गई होती है। दूसरी तरफ एंजेला की मॉम मैट को कॉल करके बताती है कि एंजेला अभी तक घर नहीं आई है, वो घर से तुमसे मिलने के लिए निकली थी। तो ये खबर सुनने के बाद मैट एक दोहरे रास्ते पे खड़ा था, या तो वो पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करे या फिर खुद डेयरडेविल बन के एंजेला को ढूंढने जाए। मैट ने ऑलमोस्ट 911
911 को कॉल कर ही दिया था। इतने में वो अपने डिसीजन को पलट देता है। वो अब सीधे अपने सीक्रेट हाइड आउट पे जाता है और डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम पहन के एंजेला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फाइनली डेयरडेविल इज बैक और इधर हमें म्यूज को दिखाया जाता है जिसने एंजेला को पकड़ लिया है, तो जिसे वो अपने हाइड आउट में लेके जाता है ताकि वो उसका भी ब्लड निकाल सके। तो जिसके बाद वो एंजेला का ब्लड निकालने वाला प्रोसेस चालू कर देता है। और इधर हमें विल्सन फिस्क को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी एक्स लेके सीधे एडम के पास जाता है, जिसे देख के एडम काफी डर जाता है। ऑब्वियसली भाई कोई भी डर जाएगा इस सीन से। तो जिसके बाद वो अपने बचपन के बारे में बताता हुआ वो एक्स सीधे एडम के पास फेंक देता है। तो वो एक्स मिलते ही एडम सीधे फिस्क पे अटैक कर देता है और इसके बाद हमें विल्सन फिस्क का फुल ऑन रेज मोड देखने को मिलता है। वो एडम को पटक पटक के इतने जोर से और इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि इसे देख के ही वो दर्द फील हो जाता है। और यहाँ से हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि किंगपिन अब वापस आ चुका है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उसने अभी तक एडम को जान से नहीं मारा है। तो दूसरी तरफ आए अगर डेयरडेविल पे, तो वो भी अपना डेयरडेविल का सूट पहन के एंजेला को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। और इधर म्यूज भी एंजेला का खून निकालना चालू कर चुका था और तभी म्यूज को किसी के आने की भनक लगती है। तो म्यूज जैसे ही ट्रेन ट्रैक्स पे जाके देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा, उतने में उधर से डेयरडेविल दौड़ता हुआ आ रहा होता है। और यहाँ पे भी हम डेयरडेविल के लिए कह सकते हैं कि डेयरडेविल इज बैक, मतलब कि किंगपिन और डेयरडेविल दोनों ही अपने पुराने अवतार में वापस आ चुके हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो डेयरडेविल म्यूज की तबीयत से धुलाई करता है जिसमें म्यूज के जीतने का चांस ही नहीं होता। म्यूज दिमाग तो अच्छा लगा सकता है मगर डेयरडेविल के सामने लड़ नहीं सकता। तो डेयरडेविल म्यूज को मार मार के ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। तो म्यूज का चैप्टर इस एपिसोड में क्लोज करके मैट सीधे डेयरडेविल सीधे एंजेला के पास जाता है जो कि उस वक्त बेहोश होती है। तब मैट ट्राई करता है उसे होश में लाने का और यहाँ पे एंजेला भी डेयरडेविल को देख के काफी शॉक होती है। और यहाँ पे एंड हो जाता है डेयरडेविल बोर्न अगेन का एपिसोड 6। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर न्यूज स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा, तो जिसे आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो गाइस मैंने ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेयरडेविल के अपकमिंग एपिसोड्स का आप रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।